हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम सीटेड पेपर सेकंड दोस्तों सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों वीडियो आई थी जिसमें 30 क्वेश्चन थे, वो वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से सदस्यता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसमें से बतानी है कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने परिवार से सदस्यता स्थापित करते हैं और अपने जो व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का जो है निर्माण करते हैं। और वो अवस्था कौन सी ये हमें बतानी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों इसमें से वो एज कौन सी आती है, तो वो एज आती है 12 से 18 एज। कौन सी एज आती है? 12 से 18 एज। ये कौन सी एज है? ये है किशोरावस्था एज। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की एज अगर वर्ष पूछी जाए तो कौन सी है? 12 से 18 वर्ष। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कथन कहा गया है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि एक विशिष्ट उम्र को देखने के बजाय विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। इसके लिए तर्क कहा है, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इनके कोड के हिसाब से हमें बताना है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी जो ए है वो क्या है? आर दोनों सही हैं, यानी जो कथन और तर्क कारण यानी दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें हमें बताना है। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसमें से हमें क्या बताना है? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। तो विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये गलत हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो तार्किक चिंतन किस में करते हैं बच्चे? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो 7 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे उसमें जो है वो क्या करते हैं? तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो ये कौन सी एज हो जाएगी? ये हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी एज हो जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन है, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। इसके लिए तर्क है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्या को व्यक्तिगत और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। इसके लिए कोड दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। इसके बाद दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें कहा गया जो 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में यानी एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया जो पानी है वो अधिक हो गया है। उसके लिए तर्क क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो बच्चे हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्या को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो ये बात सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के
सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो कोहलबर्ग से सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर्विषयकता, अनुकूलन या खोज विधि। तो इसमें से क्या कहलाता है? तो लियोवाल्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया या अंतर्विषयकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्विषयकता। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है, या बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? जो भाषा है वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों के ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है? तो व्यवहारवादी या शिक्षक केंद्रित, प्रगतिशील, परीक्षा केंद्रित। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा पहला, व्यवहारवादी। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कथन दिया गया इसमें, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना है। इसके लिए तर्क है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ये पहला ही सही हो जाएगा इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए? तो इसके बारे में बताना है, शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? निज वाक करते हैं और इसके लिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना क्या कहलाता है? यानी किसका उदाहरण है? जेंडर समता का या जेंडर समानता का, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर सशक्तता का। तो इसका ये उदाहरण किसका है? तो ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता का। किसका हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन दिया है इसमें, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को दर्शा पाए। तर्क है इसके लिए, शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। इसके लिए कोड दिया गया है, पहला कोड दिया है इसमें, ए और आर दोनों सही हैं। तो इसमें से जो पहला कथन और तर्क जो है ये दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना।
तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो भी सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा हो सकता है? विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? भारत में कितने राज्य हैं? प्रधानमंत्री के प्रथम प्रधान यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? तो जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समावेशी जो है कक्षा उसके बारे में बताना हमें कौन सा कथन सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। समावेशी यानी समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ये इसके बाद है समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वे ही लाभान्वित होते हैं। तो इसके लिए यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? जो वंचित समूह से आ रहे हैं उनके लिए अलग संख्या बनाकर, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, उनमें अपना यानी अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से कक्षा या कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, तो पहला सही हो जाएगा। इसके बाद ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान, जो ब्लैक बोर्ड का जो कार्य है उसको क्या करना? मौखिक करना, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण करना, उसे क्या है? विद्यार्थी दृष्टि कम है, उसकी जब दृष्टि कम है तो उसे दृश्य वाले जो प्रस्तुतिकरण करना वो ठीक नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो रचनात्मक रूप से सोचने के लिए शिक्षक जो है वो कैसे प्रोत्साहित करते हैं उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना। यहाँ पर रटने के लिए कहना तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्यास्मरण करना है मतलब ये भी गलत हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न देकर ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? तो सहयोगात्मक अधिगम,
प्रवाह व समानुभूति पर आधारित संस्कृति, मानकीकृत निर्देश, उचित समायोजन। तो इसमें से बाधक कौन होने वाला है? तो मानकीकृत निर्देश जो है ये बाधक हो सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए, जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भिक तरीके से पढ़ाया जाए, जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, जब सीखने में संवेगों के प्रयोग को स्वीकार व संबोधित किया जाए। तो प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब सीखने में संवेगों के प्रयोग को स्वीकार व संबोधित किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वे क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वे किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं? अधिसंज्ञान, याद करना व प्रत्यास्मरण, अनुकरण या अनुबंधन। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? सहयोगात्मक शिक्षा, व्याख्यान, अवधारणात्मक मानचित्रण या प्रयोगों का संचालन। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याख्यान। जो व्याख्यान है वो शिक्षक केंद्रित है। इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो समस्या समाधान में बाधा कौन सा डालता है? तो समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना, यानी सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना। क्या करना? अटक जाना। और इसके बाद साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अटक जाना। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिसंज्ञान, नियमन या अनुकरण। तो क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। जो स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझना क्या कहलाता है? अधिसंज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए, छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण एवं गैर उदाहरण पेश करने चाहिए, बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करने चाहिए, बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उनका पालन करने के लिए कहना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर होने वाला है? इसके लिए राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण एवं गैर उदाहरण पेश करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डर और क्षमता का दृष्टिकोण होता है। कम या वृद्धिशील, कम स्थिर, उच्च वृद्धिशील, उच्च स्थिर। तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर होने वाला है? इसके लिए हो जाएगा कम और वृद्धिशील। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, विविधता का सम्मान, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना। तो इसमें से क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसमें से हो जाएगा जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा। और इसके बाद ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सही हो जाएंगे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए? सहानुभूति, देखभाल, प्रामाणिकता, असहिष्णुता,
तो जो एक शिक्षक है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो जो शिक्षक है उसमें होने चाहिए, इसके लिए कोड दिया गया है। तो शिक्षक में सहानुभूति होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए और प्रामाणिकता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। ये जो तीन हैं एक शिक्षक में होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। तो जो बच्चे हैं उनको आंतरिक रूप से प्रेरित करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना, सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता यानी स्वयं करने की भावना को बढ़ावा दे या जागृत हो। तो ये आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएंगे बच्चे। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।